अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल व्यूज़ के साथ मैं हूं जान शेर और आज हम बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस केस की जो समाअत चल रही है इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इस केस में जो मुल्ज़मान थे जिनमें नवाज़ शरीफ का जो रेफरेंस था उस केस को अलहदा कर दिया गया था, उनको इख्तियारी करार देकर, जबकि जो बाकी दीगर मुल्ज़मान थे जिनमें जो आसिफ जरदारी, यूसुफ गिलानी, अनवर मजीद और दीगर जो थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद जो कि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग में इनका कोई सानी नहीं है। इनसे आज हम बात करेंगे। दीगर केसेस भी ये काफ़ी बारीक बीनी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो खुशामदीद फ़याज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो ये जो तोशाखाना रेफरेंस है, ये केस के बारे में आप बताएं कि इसका बैकग्राउंड है क्या? जानशेर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा अल्फाज में किया, लेकिन चलें, आपकी मेहरबानी है। देखें, ये तोशाखाना जो रेफरेंस है ये उन गाड़ियों से मुतालिक है जो मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से पाकिस्तान के जो सरबराहान मुमलिकत थे उनको ये मिली थी। 1997 में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ थे उस टाइम उनको सऊदी किंग की जानिब से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी तोहफे में, वो उनके ज़रिए इस्तेमाल रही। लेकिन 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने कू कर लिया तो उसके बाद वो जलावतन हो गए और वो गाड़ी पाकिस्तान के तोशाखाना में आ गई और वो सरकारी तहवील में रही और वो गाड़ी इस्तेमाल में रही। लेकिन वो गाड़ी मियाँ साहब को पसंद बहुत थी, तो लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बज़ाहिर है वो बैरून मुल्क थे और जलावतनी काट रहे थे। 2007 में जब उनकी वापसी होती है तो 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और ये इत्तेहादी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मियाँ साहब को अपना बड़ा भाई कहते थे। और जरदारी साहब आपको पता है दोस्तों के और यारों के यार हैं, और उन्होंने जब देखा कि मियाँ साहब को वो गाड़ी बड़ी पसंद थी तो उन्होंने गिलानी साहब, क्योंकि उनके अपने अपॉइंटी थे, प्राइम मिनिस्टर उनको उन्होंने तैनात किया, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को दे दी जाए। तो जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इसकी जो 15% जो पेमेंट होती है, जो एक प्रोसेस है, वो मैं अदा कर देता हूँ, तो जरदारी साहब ने कहा अब आप हमें पेमेंट करेंगे, बस ठीक है, आप गाड़ी लें, ये चाबी पकड़े और ले जाएँ। मियाँ साहब ने स्टार्ट मारा, सलफ लिया और गाड़ी लेके रायबंद चले गए। अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने फ़ौरी तौर पे फ़ोन किया जो ओमनी ग्रुप के ख्वाजा अनवर मजीद और ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, उन्हें बताया कि जी मियाँ साहब को हमने गाड़ी दे दी और उसकी जो पेमेंट है वो आप अदा कर दें। उस वक्त उनके जो अकाउंट थे वो ऑपरेट हो रहे थे। एक तो A1 इंटरनेशनल अकाउंट था, एक अंसारी ग्रुप का अकाउंट था, एक लकी इंटरनेशनल नामी अकाउंट था। ये वो फेक अकाउंट थे जिनमें से कुछ रकूम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी गई हैं और उसके बाद एक अकाउंट को इन्हीं अकाउंट में से अदायगी कर दी गई। और बाद में ये जो लकी इंटरनेशनल अकाउंट है, आपको याद होगा जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई थी और इस अकाउंट को वहाँ पे जो है इन्होंने ज़ाहिर कर दिया और FBR में इन्होंने शो कर दिया इस अकाउंट को। तो जब ये उससे पहले ये फ़ेक अकाउंट के तौर पे ऑपरेट हो रहा था, ये जो ख्वाजा हैं अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद ये इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो हो गया जी मियाँ नवाज़ शरीफ की हद तक केस। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को गाड़ियाँ 2 मिली थी। एक मिली थी उनको जो UAE के हुक्मरान थे उनकी जानिब से, और एक लीबियन सरबरा जिनको बाद में वो कत्ल कर दिया गया था, मुअम्मर कज़ाफ़ी, उन्होंने एक गाड़ी इनको दी थी, तोहफे में दी थी। वो बेसिकली सदर पाकिस्तान को गाड़ियाँ दी गई थी और जरदारी साहब वो गाड़ियाँ भी अपने साथ अपने घर ले गए और आज तक वो उनके ज़रिए इस्तेमाल थी। तो जिसके बाद ये जब मामला सामने आया, ये मैटर इस तरह सामने आया कि जब फ़ेक अकाउंट की तहकीकात शुरू हुई, ये ख़बर भी मैंने, अलग शुक्र है, मैंने ब्रेक की थी अपने चैनल के लिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ, साबिक वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर, ये 3 बड़े एक केस में नामज़द होने जा रहे हैं। तो ये वही केस था। तो उसमें जब ये फ़ेक अकाउंट की जब तहकीकात हो रही थी तो उसी में दौरान ये अकाउंट सामने आए, तो उन अकाउंट से जब मज़ीद उसको फ़र्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो चीज़ें सामने खुल के सामने आई कि ये गाड़ियों का मामला था। अब इसमें मजमूई तौर पर 5 एक्यूज़ नामज़द किए गए थे। मियाँ नवाज़ शरीफ हैं इसमें, उसके अलावा जो मरकज़ी एक्यूज़ हैं वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके अलावा ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, ये वो 5 मुल्ज़िमान हैं जो इसमें नामज़द हैं। मियाँ साहब तो आपको पता है वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर, वो फेस नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बार जब उनको इश्तिहारी करार देना था तो उनके एक वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, और लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी लंदन में मौजूदगी पर सवालात उठा दिए तो उसका जवाब देने के बजाय उनके वकील ने वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। तो जिसके बाद ना तो कभी उन्होंने मुड़कर देखा एहतसाब अदालत की तरफ, जबकि जहांगीर जदून साहब वो अदालत को यकीन दहानी करा के आए थे कि वो इस
मुकदमे में पेश हो रहे हैं, और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर है तो हम वहाँ से ऑर्डर लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन दरख्वास्त वापस ले ली, उसके बाद वो वहाँ पर नहीं गए, तो जज असगर अली साहब ने उनके प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया मीर नवाज शरीफ को, और साथ ही साथ ये भी अहकाम जारी कर दिए कि उनको इंटरपोल के ज़रिए वतन वापस लाने के लिए जो इक़दाम हैं वो नैब करें, क्योंकि इसमें मेजर जो एजेंसी है वो नैब है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले को। और उनको जब कहा गया कि उनको वापस लेके आए, साथ ही साथ ये भी कहा कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो दफ़ा है 87 वो तो क्योंकि कंप्लीट हो चुकी, अब इसमें अगला मरहला है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88, जिसके तहत मियां नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल या मूवेबल, वो तमाम की तमाम कुर्क करने के लिए, बाहक सरकार जब्त करने के लिए, अटैच करने के लिए वो कार्रवाई का आगाज़ करने के भी अहकाम जारी कर रखे हैं। अब उसमें देखें नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फ़हरिस्त मुरतब करे, वो तमाम तर एविडेंस, तमाम तर डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे, जहाँ पर मियां नवाज शरीफ की कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी वो प्रॉपर्टी लेके सामने आएंगे, वो अदालत के सामने रखेंगे, और उसके बाद अदालत से वो एक ऑर्डर पास करवा देंगे कि इसको बाहक सरकार जब्त करने का अहकाम जारी किए जाए। सेम उसी तरह जिस तरह गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस और दीगर जो केसेस थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के अहकाम जारी हुए थे कि उनकी जो जायदादें हैं बाहक सरकार जब्त कर दी जाए। इसी तरह इसहाक डार साहब की, बल्कि उनके तो एक फर्दर स्टेप आगे चला गया था मामला कि बेचने के अहकाम जारी कर दिए गए थे कि वो गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया गया था कि वो नीलामी के लिए उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन वो मामला हाई कोर्ट में आ गया। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से नवाज शरीफ का केस अलहदा किया गया इससे, और उनका जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके जो जायदाद वगैरह जब्त करने के हवाले से भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं, तो अगर वो आकर दोबारा सामना करते हैं तो ये जो ऑर्डर है ये फिर ख़त्म कर दिया जाएगा? या देखें जानशेर, इसमें सिंपल सी बात है, जब इश्तिहारी इंसान को उन्होंने इसलिए किया कि वो जानबूझ के उसको फेस नहीं करना चाह रहे। अब उनका तरीका अगर उसका यह है कि वो सबसे पहले आके सरेंडर करें, सरेंडर करने के लिए उनको वतन वापस आना है और वापस आके उस कोर्ट के सामने पेश होना है, सरेंडर कर दें, कोर्ट वो तमाम तर जो ऑर्डर हैं वो वापस कर देगी। अब वो कोर्ट की सवाबदीद है, उनको वो जेल में भेजती है, और चाहती कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि नहीं अब मुलजिम वापस आ चुका है, वो उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए श्योरिटी रख सकती है, या कोर्ट ये समझती है कि नहीं ये कहीं फिर से ना भाग जाए, तो इनका ट्रायल जो है वो प्रिजन के ज़रिए ही होना चाहिए, उनको जेल में रखा जाए और साथ में ट्रायल चलता रहे। अगर वो इज़्ज़त नैब जो है एविडेंस के ज़रिए अपना केस साबित नहीं करती तो उनको बरी कर देंगे। तो ये अब कोर्ट की सवाबदीद है, हाँ, लेकिन उससे पहले उनको सरेंडर करना है, और जब तक अब वो सरेंडर नहीं करते, क्योंकि तोशाखाना में वो क्योंकि इश्तिहारी हो चुके हैं, तो सरेंडर नहीं करेंगे तो अब उनके लिए रिलीफ कहीं से नहीं है। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी जो दरख्वास्तें दो आई थी दूसरे केसेस में, लजीजिया रेफरेंस में और एवनफील्ड रेफरेंस में, वो इसलिए उनको नहीं सुना, उनको हक़ नहीं दिया कि क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा कानून है, वो ये कहता है कि किसी भी इश्तिहारी मुल्ज़िम को वो जो है वो नहीं मिल सकती फ़वाइद जो किसी भी पाकिस्तानी या किसी आम मुल्ज़िम को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको कानून के सामने, कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, उसके बाद आपको ये तमाम तर जो है आप अवेल कर सकते हैं रेमेडी, और उसके लिए आपको सरेंडर करना है। अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो यकीनन वो जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए कार्रवाई चल रही है 88 की, वो वाकई वो बैक हो जाएगी। चलें, मुझे यहीं पे याद है कि गुज़श्ता समात थी और शायद आप ही थे कि जरदारी साहब ने आपने एक सवाल किया, उन्होंने सिर्फ आपके सवाल पे एक जवाब दिया था, तो वो जवाब क्या था वो भी आप बताएं। दूसरा, वो किस साइड पे, मतलब आप वो इशारतन नवाज शरीफ की साइड पे वही अपनाना चाह रहे हैं या क्या उनका रवैया है? हाँ, जानशेर साहब, जरदारी साहब से अक्सर मेरी क्योंकि उनसे रहती है बात होती रहती है, तो वो कभी भी कोई किसी को रिप्लाई ना करें तो मैं उनसे कोई बात पूछूं तो वो बता देते हैं। देखें, उनको पता है कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, हमारा काम ही खबर निकालना होता है, तो लोग और भी बात कर रहे थे लेकिन वो नहीं बोल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि जरदारी साहब आप ये बताएं, मियां नवाज शरीफ इस टाइम बड़े एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। मेरा इशारा उनका इस्टेब्लिशमेंट के तरफ था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो क्या अब भी पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी? तो उनका जवाब तो था इंशाल्लाह, इससे आगे वो नहीं बोले। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ बहुत आगे जा चुके हैं, बिल्कुल, मुझे यूँ लग रहा है कि शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो पीपल्स पार्टी की, उनके देखें सिंध में हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है। पंजाब था, वो PTI के पास चला गया, ठीक है। कश्मीर में अभी इलेक्शन हो जाना है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, वो उन्होंने तो अपना अब गेन करना है। अब गेन करने के लिए उन्होंने इलेक्शन में जाना है।
इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ ने इसी नैरेटिव पे लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी उस लेवल तक नहीं जाएगी जिस तक अब मियां नवाज शरीफ जा चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास खोने के लिए अभी बहुत कुछ है। एक सिंध उनके पास है, अगर वो लूज़ कर जाते हैं तो क्या करेंगे, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो अपोजिशन है, वो साथ ही रहेगी, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएगी जिस लेवल तक मियां नवाज शरीफ जाना चाह रहे हैं या मरीम नवाज साहिबा जाना चाह रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज एक जो गवाह हैं उनका बयान कलमबंद किया गया है और एक के ऊपर जिरह भी जो है मुकम्मल की गई है, जबकि जो असफ़ ज़रदारी के वकील हैं फ़ारूक एटनाइक, वो ये चाह रहे हैं कि मतलब हर समात पे एक ही जो गवाह है उसके ऊपर जिरह मुकम्मल की जाए, जिस पर नैब का ये मौक़िफ़ था कि इस तरह से तो मतलब तकरीबन 100 गवाह अगर हम लाते हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाएंगे। तो ये आप क्या समझते हैं, ये एक तरीक़ाकार होता है कि ट्रायल को आगे लेके जाने जानशेर साहब देखें, अभी तक के जो हमने देखा है, ज़रदारी साहब के जो वकील फ़ारूक एटनाइक साहब बड़े तेज़ वकील हैं, मंझे हुए वकील हैं, उन्हें मालूम है कि किस चीज़ को कैसे खेलना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा पार्क लेन रेफरेंस की और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की। उसमें पूरी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थीं। उस दिन के लिए हम भी बड़े मचले हुए थे कि हम भी गए तमाशा देखने, मगर तमाशा ना हुआ। तो वो वहाँ पर पहुँचे, नैब के प्रोसिक्यूटर उधर बैठे हुए हैं, नैब के नुमाइंदे कराची में ज़रदारी साहब के घर वो कैमरे लगा के बैठे हुए कि आज चार्ज फ्रेम होना है। फ़ारूक नाइक साहब आए, मैंने उनसे पूछा नाइक साहब आज कोई देंगे दरख्वास्त? उन्होंने कहा देखते हैं। उन्होंने हमें भी कोई भिनक नहीं लगने दी और 11th आवर में जब चार्ज फ्रेम होने लगा, उन्होंने वो एक एप्लीकेशन निकाल के सामने रख दी कि ये चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। वो उसके बाद महीना दो उसके बावजूद निकाल गए। तो अभी तक के जितने भी केसेस हैं उसमें मैंने फ़ील किया है कि वो इन चीज़ों को लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। शायद वो चाह रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो कि हम इतना करीब ले जाएँ कि कहीं कन्विक्शन की तरफ ना मामला बढ़ जाए, तो ट्रायल कंक्लूड होता है ऐसा ना हो कन्विक्शन। क्योंकि ये आप बात याद रखें, ये केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मियां नवाज शरीफ के केसेस और इन केसेस में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ज़रदारी साहब के लिए बचना बहुत मुश्किल है। ये तोशा खाना रेफरेंस में जिन अकाउंट से ज़रदारी साहब को पैसा आता रहा है, जो उनके अकाउंट में पैसा आया है, जिसके बाद उनकी पेमेंटें होती रही हैं, वो ज़रदारी साहब उसमें डायरेक्टली उनके नाम है। तो ये तो एविडेंस मौजूद है। तो इसलिए फ़ारूक नाइक साहब भी चाहेंगे कि थोड़ा सा लिंगर ऑन करें, चीज़ों को इतना ले जाएँ कि थका दें, प्रोसिक्यूशन को थका दें। ठीक है, तो बेसिकली वो ये चाह रहे हैं। अब देखें क्या होता है। मुझे लगता है कि वो यही टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। ट्रायल तो अब चलना है, कोर्ट ने तो चलाना है। ये असगर अली साहब का मैं जब से देख रहा हूँ, ये बड़ी स्पीड से ट्रायल चला रहे हैं। इनके पास तोशा खाना आया, इन्होंने देखे मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने ज़रदारी साहब नहीं आ रहे तो उनके वारंट निकाल दिए, गिलानी साहब की वो पेशियाँ यकीनी बना रहे हैं। अब उन्होंने ट्रायल के लिए बाकायदा शुरू कर दिया। हालाँकि फ़ेक अकाउंट केस में ये सबसे आखिरी रेफरेंस आया है, उससे पहले आए हैं मेगा मनी लॉन्ड्रिंग को 2-2 साल हो गए, लेकिन उनमें चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा। अभी लास्ट हेयरिंग पे जाके हुआ है। पार्क लेन में अभी भी ज़िमनी में नहीं हो सका। ठीक है, ठट्टा वाटर सप्लाई में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो पा रहा। तो फ़ारूक नाइक साहब जानते तो हैं कि कैसे खेलना है, तो कोशिश वो तो यही करेंगे कि ट्रायल को थोड़ा सा आगे लेके जाया जाए। वो अपनी मर्ज़ी से, वो नैब की मर्ज़ी से नहीं चलाना चाहते। मियां नवाज शरीफ का जो केस था वो नैब की मर्ज़ी से चला था। ख्वाजा आरिफ साहब ने भी कोशिश की, लेकिन नैब ने जिस तरह चलाना था उसको वैसे घुमाया। लेकिन फ़ारूक नाइक साहब उलट चल रहे हैं, वो चाह रहे हैं जिस तरह मैं चलाऊं ट्रायल वैसे चले। तो यही वजह है कि आज भी उनकी कोशिश थी कि एक गवाह को उनकी गैर मौजूदगी में, जब वो सुबह बिज़ी थे तो 11:30 बजे से पहले करवा ले। तो लेकिन आज एक खैर एक पे हो गया, उसमें तलख़ कलामी भी हुई, क्योंकि वो बोल रहे थे मुसलसल अब्बासी साहब, सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी, वो क्योंकि अपने उनके विटनेस पेश हुए होते हैं तो बात तो वह करते हैं। तो फ़ारूक नाइक साहब ने बल्कि बड़े तरीके से उन्होंने कहा कि लगता है आप या तो मुझे बताना चाह रहे हैं मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, या जय साहब को नहीं आती, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आप बता दें कि जय साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती। तो उन्होंने इस तरीके से भी उनको पुशअप करने की कोशिश की। तो अब देखें जी अगली हेयरिंग पे एक तो आज उन्होंने देखें विटनेस करवा लिया, मुकम्मल हो गया नैब का, तो अब अगली हेयरिंग पे दूसरा विटनेस भी हो जाएगा। लेकिन नैब को देखना है कि उन्होंने फ़ारूक नाइक साहब के साथ कैसे खेलना है। फ़ारूक नाइक साहब तो अच्छा खासा खेल रहे हैं, नैब को टफ टाइम दे रहे हैं। यकीनन ये तो वकला का काम ही होता है कि केस को किस तरह से लंबा खींचना है और अपने क्लाइंट को किस तरह से बचाना है। तो बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद साहब, आपने हमें टाइम दिया और अपने कीमती आरा से जो है आगाह किया। तो मज़ीद इस तरह की तफ़सीलात और मज़ीद केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी।